नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शेखावाटी मिशन 100 की पीडीएफ नोट्स फॉर्म में पीडीएफ है ये विद आंसर सहित आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है। एक ऑथेंटिक टीम द्वारा निर्मित ये नोट्स फॉर्म में विद आंसर 2 मॉडल पेपर सहित आपके सामने है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, वो यही पूछते हैं कि इससे कितने पर्सन हैं वो लगेंगे, बोर्ड में कितने पर्सन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टीम का लक्ष्य ही 100 है। इससे ही आप समझ गए होंगे कि शेखावाटी मिशन 100 आपके लिए पूरे में से पूरे पर्सन आए। इसी के साथ ये इसी उद्देश्य के साथ आपके लिए बनाई गई है। पूरी तरह से फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई गई है और इसका सहज और सरल विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने अब तक भी राजनीति विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी आप आसानी से पास हो सकते हैं, और पास ही नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। ये मैं आपके लिए सरल और सहज तरीके से इसको विश्लेषित कर हल कर रहे हैं अपन, और आप तक पहुंचाने का हमारी टीम प्रयास कर रही है। 2 ध्रुवीयता का अंत, ये पूरी तरह से अपने बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अध्याय फर्स्ट है, वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। इसमें से आपके हर अध्याय वाइज प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हर एक चैप्टर सरल और सहज तरीके से संजीव डेस वर्क के भी 4 मॉडल पेपर अब तक हमने डाल दिए हैं, और आगे भी आपकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन पे आप विजिट करें और आराम से उनको देखें। तो चलते हैं हम इसको हल करने की ओर। पाठ का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के बाद हमें पता है कि सोवियत संघ है, उसकी विचारधारा कमजोर पड़ जाती है। 2 ध्रुवीयता का अंत यानी एक जो दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ, वो टूट जाता है 15 देशों में। तो उसी से संबंधित हैं इसमें प्रश्न कि रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक समाजवादी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन, ख्रुश्चेव, स्टालिन, येल्त्सिन। लेनिन इसके नेतृत्व करता थे। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? निर्माण पूछा गया है 1961 में। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ बन रहा था, उसकी जो धुरी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद, सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया तो विश्व पटल पर कितने जो नए देश हैं वो उभर कर आए, कितने नए देशों का उदय हुआ? तो 15 देशों का ग्रुप था सोवियत संघ, और जब वो विघटित हो जाता 1991 में, तब कितने देश बचते हैं? 15। शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? साल कौन सी थी वो? तो वो थी 1990। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का जो कालक्रम है उसको व्यवस्थित करना है, मिलाना है। तो बर्लिन पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी हुई? कालक्रम का मतलब होता है ये। बर्लिन की दीवार कब बनी? बर्लिन की दीवार का पतन 89 में, 1989 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में। रूस की क्रांति 1917 में। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप कब हुआ? 79 में, 1989 में। अब आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी पहले हुई? रूस की क्रांति सबसे पहले हुई, फिर कौन सी हुई? अफगानिस्तान, फिर हुआ बर्लिन की दीवार का पतन, और फिर हुआ सोवियत संघ का विघटन। तो BDAC ये अपना आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? कौन सा परिणाम नहीं है वो बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य विचारधारा की लड़ाई का अंत हो गया, बिल्कुल सही है। तो परिणाम था ये शीत युद्ध का समापन, जिसको कह सकते हैं। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र का जन्म हुआ, ये भी सही है। और इसमें सोवियत संघ के 15 राज्यों में से 11 राज्य शामिल हो जाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रकुल बना, एक राष्ट्र देशों का संघ बना, उसमें 15 में से कितने देश शामिल हो गए? 11 हो गए थे। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव हो गया था, ये भी सही है। मध्य पूर्व का संकट, ये नहीं है।
अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989 में 89 को पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा ये गिराई गई थी। कौन सी जर्मनी? पूर्वी जर्मनी, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दो भागों में बटी हुई थी। तो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, जनता थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि उसकी दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? तो जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत इसमें दिखती है। बाल्टिक के गणराज्य कौन से राष्ट्र आते हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ALL साम्यवादी गुट के विघटन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या थे? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है ये प्यारे विद्यार्थियों। तो बिना किसी डाउट के आप इसको पढ़ें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ हम आपको सरल और सहज तरीके से विश्लेषित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? कब आया? जब समाजवादी क्रांति हुई 1917 में। और ये अस्तित्व में कब आया? 1922 में। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बनाए गए एक सैन्य संगठन का नाम था, उसका क्या था? वार्सा पैक्ट। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने दिया था। तो वो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पिछली एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि आपकी परीक्षा के उपयोगी, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा कंटेंट विद आंसर सहित मिल जाए, ये इस कंटेंट की विशेषता है और ये ही शेखावाटी मिशन की विशेषता है। तो आप क्यों पढ़ें, कितने मार्क्स लाएं, ये आपके विश्वास पे और आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार की किन 2 नीतियों को अपनाया? एक तो ग्लास्तनोस्त जिसको खुलापन बोलते हैं और एक था पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव थे। 1985 में बने थे, 91 तक रहे। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उन्हें दूसरी देश, जो कि साम्यवादी खेमे में शामिल थे, उन्हें कहा जाता है दूसरी दुनिया। और अमेरिका के ग्रुप में जो देश शामिल थे उन्हें कहा जाता है प्रथम दुनिया। सोवियत 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज के जरूरतों को स्थापित करने के लिए हुई थी। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? ये भी पूछा हुआ है, चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ की अपना जो विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, एक तो परिणाम ये निकलता है। और फिर अमेरिका ही एक मात्र दादागिरी के रूप में उभर कर सामने आता है। तो एक ध्रुवीय, जिसको बोल सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। पूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को किस नए संगठन का नाम दिया गया? तो इनको दिया गया CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, हिंदी में इसको बोल सकते हैं। चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में टूट गया था? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में टूट गया था? चेक और स्लोवाकिया। 1991 में युगोस्लाविया के टूटने से बने 2 राष्ट्रों के नाम लिखिए, बोस्निया और हर्जगोविना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1991 में युगोस्लाविया टूटा तो कौन से 2 राष्ट्रों का जन्म होता है? ये भी पूछा जा चुका है, बोस्निया और हर्जगोविना। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? ब्रेजनेव। औद्योगिकरण को तेज बढ़ाना और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? स्टालिन। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? गिराई कब गई, खड़ी कब की गई, दोनों याद रखनी है आपको। 61 में बनी थी और इसके लगभग 28 साल बाद 89 में उसको गिरा दिया गया था। शोक थेरेपी के 2 परिणाम बताने। तो जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी वो समाप्त हो गई, लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी। फिर रूस में पूरा राज्य नियंत्रण का जो ढांचा था वो चरमरा गया था।
दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये सोवियत संघ के किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था? तो 1922 में बना था। 15 राष्ट्रों को मिलाकर सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम अभी हमने देखा ही था। सैन्य संगठन का नाम क्या था? वारसा, जो कि 1955 में बना था। और खत्म कब हुआ ये? 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव ने घोषणा की और इसका जो अस्तित्व है वो 1 जुलाई 1991 को समाप्त हो जाता है। किस पार्टी का सोवियत संघ थी उसमें व्यवस्था में दबदबा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ के राज में दबदबा वाली पार्टी। किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना। सोवियत रूस में मैग्नीज क्रांति कब हुई थी? 1917 में। मेंशेविक जो क्रांति और बोल्शेविक क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं, सोवियत और रूस में बोल्शेविक क्रांति मेंशेविक हुई फरवरी में और बोल्शेविक कब होती है? अक्टूबर में 1917 में। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? भूमि, रोटी और शांति। सोवियत प्रणाली क्या थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली क्या थी? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवाद और निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुए उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। यानी जो समतामूलक समाज की ओर प्रेरित थी। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 79 में। 1930 के दशक में भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? स्टालिन को। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। शोक थेरेपी की 3 मान्यताएं क्या थी? एक तो संपदा का निजीकरण करना, एक सामूहिक कृषि को निजी कृषि फॉर्म में बदल देना, यानी एक तरफ से ये निजीकरण की ओर था। साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया जाना। जयराम पेशा लोग से क्या अर्थ था? तो माफिया जो वर्ग था उसका ये नाम था। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है, तो अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके लिए पीडीएफ है। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है कि विघटन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे, कौन से कारण थे। एक तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं का जो अंदरूनी कमजोरी थी वो सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने के कारण यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई, जिससे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। जो आकांक्षाएं, जो महत्वाकांक्षाएं मिखाइल गोर्बाचोव की घोषणा से हुई थी, लोगों में जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और लोग अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लग गए थे। दूसरा इसमें है प्रमाणु और सैन्य सामान पर अधिक खर्च किया गया, क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव था, तो ज्यादा हथियारों पे खर्च किया गया। तीसरा, लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की भी पहचान हो गई, क्योंकि अब जो व्यवस्था अपनाई जा रही थी वो निजीकरण, पूंजीवाद को अपनाने की जो व्यवस्था थी, उसमें लोगों ने देखा कि जो पूंजीवादी देश है अमेरिका, उसकी बजाय सोवियत संघ के लोग हैं, उनका जीवन बेहतर नहीं है और हम इनके पास जो तकनीकी व्यवस्था है वो हमारे पास नहीं। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से भी गतिरोध उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ज्यादा भ्रष्टाचार, एक ही पार्टी थी और वो पार्टी जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं थी, तो भारी भ्रष्टाचार चल रहा था, तो भी लोग नाराज थे। गोर्बाचोव के समर्थन की जो समाप्ति थी वो भी हो गई थी, अब जनता ज्यादा समर्थन नहीं कर रही थी। राष्ट्रवादी भावनाओं और प्रभुता का ज्वार, ये तात्कालिक कारण था। रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया और बाल्टिक जो गणराज्य थे, ये याद रखना आपको, किन देशों में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य ऊपर हमने देख लिए। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को बताते हुए मैं बड़े ही सरल और सहज तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी, तो राजनीति विज्ञान में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, यही मेरा मकसद है। शीत युद्धोत्तर भारत सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन करना है।
शीत युद्ध के बाद, शीत युद्धोत्तर मतलब शीत युद्ध जब खत्म हो गया तो बाद में भारत और रूस के संबंध थे, या कहें कि सोवियत संघ के संबंध थे, वो कैसे रहे। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना भारत के लिए मुश्किल था। सोवियत संघ ने भारत में भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों की स्थापना की। भारत हैवी इलेक्ट्रिक मशीनें जैसी यंत्रों की भी स्थापना रूस के सोवियत संघ की ही मदद से हुई। आर्थिक और तकनीकी सहायता भी भारत को मिली सोवियत संघ से। राजनीतिक सपोर्ट भी मिला, जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उस समय, और ये मामला था संयुक्त राष्ट्र में जा चुका था। तो अमेरिका भारत के विपक्ष में खड़ा था, भारत पे बार बार दबाव बना रहा था कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन जो सोवियत संघ था वो स्वाभाविक मित्र था भारत का, और इसने हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति की अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा समर्थन किया। सैन्य सामान में भी भारत की बहुत मदद की सोवियत संघ ने। संस्कृति, भारत की जो फिल्में थी, हिंदी फिल्में, वो सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने भी सोवियत संघ की यात्रा की थी। सोवियत संघ के विघटन के भारत पे क्या प्रभाव पड़े, ये भी प्रश्न मोस्ट है कि सोवियत संघ जब विघटित हो जाता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब सोवियत संघ, जो कि भारत का एक सच्चा और महान मित्र रहा था, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ से भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती रहती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को इस प्रकार की सहायता मिलना अब कब हो गई थी, जिसके कारण भारत अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर अब निर्भरता थी भारत की, वो बढ़ जाती है। इन देशों ने भारत पर आर्थिक सहायता तो दी, लेकिन दबाव भी बनाया और कूटनीतिक रूप से भारत पर कई नियम है वो थोपने की कोशिश की। तो भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे। परिणाम स्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गई। सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव का वातावरण था उसमें भी कमी आ गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों ने अपने विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ के पतन के बाद चौथा जो निकला परिणाम वो था कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति होगी, जिसके कारण किसी भी राष्ट्र में नजदीकी संबंध बनाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता थी वो समाप्त हो गई। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति भी अपना ली थी, इसलिए भी भारत ज्यादा दबाव में नहीं आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती के रिश्ते बनाने की ओर भी रुख कर लिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए। ये फास्टर डैलेस ने कहा था कि भारत को अब अपने जो स्वाभाविक मित्र है सोवियत संघ, उसको छोड़कर, परंपरागत है, स्वाभाविक मित्र है, उसको छोड़कर किसकी तरफ जाना चाहिए? अमेरिका की तरफ। तो क्यों जाना चाहिए? जो भारतीय विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य शक्ति के रूप में देखते थे किसको? अमेरिका को। उनका मानना था कि भारत को वाशिंगटन से दूरी रखनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कुछ भारतीय विद्वान ये भी मानते थे कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, अमेरिका अवसरवादी है, ये है वो है। तो कुछ विद्वान ऐसे थे जो चाहते थे कि भारत को अमेरिका से संबंध बढ़ाने चाहिए, कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि अमेरिका से भारत को अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका वर्चस्व निपटने के लिए दो प्रकार की रणनीति का सहारा लिया जा सकता है। वो कौन सी थी? एक तो ब्रॉडबैगन रणनीति। ये कैसी होती है? जैसी वह बाहर पीठ वैसी कर लेनी चाहिए। तो सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र को रखते हुए अवसरों का फायदा उठा लेना चाहिए। इसको कहते हैं ब्रॉडबैगन थ्योरी। और ये किसने दी थी? रैंडल क्लेवर ने। छुपा लेने की नीति, ये बेवजह क्रोध से बचने वाली नीति कि सबसे जो ताकतवर देश है उसे यथासंभव दूर रहना चाहिए, उसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1991 में सोवियत संघ विघटित हो जाता है तो विश्व राजनीति में क्या परिणाम होते हैं। तो शीत युद्ध के दौर में संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। जो चल रहा था शीत युद्ध वो कमजोर हो जाता है और एक नई शांति की संभावना का जन्म होता है।
दूसरा है विश्व राजनीति में शक्ति संबंध हैं वो बदल जाते हैं। पहले दो ही ध्रुव थे, दोनों ध्रुवों की तरफ ही काम चल रहा था, अब उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता, संबंध है वो बदल जाते हैं। उदारवादी लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आता है, यानी पूंजीवाद ज्यादा ताकतवर होकर उभरता है। सोवियत खेमे के अंत का एक नए देशों का उदय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और ये आपके प्रश्नों को शामिल कर रहा है अंक भार 6 का। इसमें से 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे। यूरोपीय आर्थिक बहुविकल्पीय प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय जो आर्थिक सहयोग संगठन है उसकी स्थापना 1948 में। यूरोपीय परिषद का गठन ये होते हैं 1949 में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब होता है? 1957 में। ये तीनों में आपको डिफरेंस रखना, इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि तीनों मिलते जुलते हैं। सहयोग संगठन 48 में, परिषद 49 में, कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी आर्थिक समुदाय का बनता है। ये सहयोग आर्थिक सहयोग संगठन है, ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय है 57 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया। 1978 में चीन में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। साल कौन सी थी? 1978 की। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 27 देश हैं वर्तमान में। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा बना था? तो ये क्रोएशिया बना था। और क्रोएशिया क्या है, बाद में क्रोएशिया जब शामिल हुआ तो ब्रिटेन है वो निकल जाता है, इसलिए 28 हो गए थे, 28वां देश बना था, लेकिन बाद में कितने बच गए? 27। चीन में कृषि का निजीकरण कब अपना है? 1982। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। किस संघ ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? सागेन संधि में यूरोपीय संघ के बीच क्या कर दिया जाता है? सीमा नियंत्रण, यानी आपस में जो 27 देश हैं ये एक दूसरे देशों में जा सकते हैं, इनके लिए कोई वीजा जरूरी नहीं है। इसको कहते हैं सीमा नियंत्रण संधि। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1900, ये पेपर में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरोपीय संघ के कौन से देश यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो फ्रांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरोपीय संघ की ताकत का प्रमुख कारण है कि फ्रांस एक स्थायी देश है, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। यूरोपीय संघ के झंडे के 12 सितारों की क्या विशेषता है? क्या कहते हैं ये 12 सितारे? कहते हैं पूर्णता, समग्रता और एकता। 3 शब्द हैं, पूर्णता, समग्रता और एकता। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की बालियां हैं। आसियान शैली किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आसियान शैली कहते हैं जो अनौपचारिक रूप से समस्याओं को हल करे, यानी टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा गया है। यूं नहीं कि कागजों में बना लें कि हम सहयोग करेंगे, हम मेल मिलाप करेंगे। अनौपचारिक होता है, बिना कोई औपचारिकता के। यूरोपीय संघ की शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था यूरोपीय संघ को? 2012 में। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो यह है जापान। आसियान किस प्रकार का संगठन है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके आएगा। आसियान किस प्रकार का संगठन है? असैनिक आर्थिक संगठन है। आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का 3 विकास, आर्थिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से हुई थी? 1992 में एक मास्ट्रिच संधि हुई। आसियान की स्थापना किस संधि द्वारा हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 में बैकॉक घोषणा द्वारा होती है। कौन सी घोषणा है? बैकॉक। आसियान के कितने देश हैं वो सदस्य हैं? 10 देश हैं। तो मूल देशों के नाम आपको याद रखने हैं। 10 देशों में से मूल देश कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और बाद में शामिल होते हैं ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। आसियान का मूल नाम, पूरा नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण और पूर्व के एशिया के देश हैं, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। चीन की ओपन डोर नीति कब और किसने अपनाई थी? 1978 में देंग सोंग ने अपनाई थी। मार्शल योजना क्या है?
तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी पश्चिमी यूरोप के देशों को, और उसी को नाम दिया गया मार्शल योजना, क्योंकि एक अधिकारी था जिसके तहत ये योजना चल रही थी, उसी के नाम पे रख दिया मार्शल योजना। तिथि और हिसाब से इन सबको क्रम से करना है। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है वो कब बनता है? 1957 में। संघ कब बनता है? 1992 में। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में। विश्व व्यापार संगठन में 2001 में चीन शामिल होता है। आसियान की स्थापना, इनको सम्मिलित करना है कि आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बनता है? 1948 में। यूरोपीय परिषद कब बनती है? 49 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है? 1992 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी? तो 1948 में हुई थी, मार्शल योजना के आधार पर हुई थी, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की जाए। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये याद होने चाहिए आपको। दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनका आर्थिक विकास तेज हो, इन देशों का सामाजिक विकास भी हो, राजनीतिक भी हो, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता भी आपस में कर सकें, आपस में सहयोग, सामूहिक रूप से बातचीत करके समस्याओं को हल कर सकें, दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों का साझा बाजार तैयार हो सके और क्षेत्रीय शांति स्थायी रूप से हो सके। ये उद्देश्य है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस कथन के पक्ष में तर्क देने, इस पाठ से बड़ा प्रश्न आने वाला है, तो ये आप याद रखें। प्रासंगिकता क्या है या महत्व पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसकी ताकत है, इसीलिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब वर्तमान में ये अपने देशों की समस्याओं को सोल्व कर सकता है या नहीं, उसको कहते हैं प्रासंगिक। तो प्रासंगिक है कि नहीं, तो तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इसलिए प्रासंगिक है। इसके बीच आसियान देशों के बीच जो टकराव है, परस्पर सहयोग है, उसको बढ़ावा देने की नीति पे ज़्यादा जोर देते हैं। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन होता है और हर साल होता है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन और भारत के भी इनके साथ व्यापारिक संबंध है। भारत और चीन इनके सदस्य नहीं है, व्यापारिक संबंध है इनके, क्षेत्रीय भागीदार हैं, इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन इनके सदस्य नहीं है। ये एशिया का एकमात्र एक क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ये भी मोस्ट है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, तो आपसी टकराव को रोकना, एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान बनाना और सामाजिक सुरक्षा संबंधी आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाना और अपने क्षेत्रीय हितों को मजबूत करना। आसियान शैली दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों परस्पर विवादों को हल करना, आर्थिक सहायता करना, आपस में निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकना, यानी सीधे अमेरिका को चुनौती देना, एक दूसरे विश्व में अमेरिका को चुनौती देना। भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं? मोस्ट है सीमा विवाद पहला कारण, पाकिस्तान को परमाणु सहायता दूसरा कारण, हिंद महासागर में अपना दबदबा दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, यानी पैठ बनाना। ये भी भारत को सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसने म्यांमार में कोको द्वीप बना दिया और पाकिस्तान में कराची में ग्वादर बंदरगाह बना रहा है, और इसलिए भारत को चिंता है अपने राष्ट्रीय हितों की। भारत विरोधी रवैया भी अपनाता है चीन। वैकल्पिक शक्ति के रूप में जापान प्रभावकारी है, इस कथन पे भी टिप्पणी करनी है आपको। जापान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने तीव्र आर्थिक विकास किया है और इसका बजट है वो भी अच्छा है, 10% योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और आर्थिक योगदान के लिहाज से भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। सैन्य व्यय में भी जापान का 7वां स्थान है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि जापान उभरती हुई शक्ति है, वैकल्पिक शक्ति है, जो कि अमेरिका को एक ध्रुव विश्व में चुनौती देती। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो होगा समकालीन दक्षिणी एशिया का। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों की पढ़ने में मदद करें। इसी भाव के साथ आप अच्छे मार्क्स बनाएं, इसी उम्मीद के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।